वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि जो शख्स किसी गंदे अमलियात में पड़ जाए तो उसका नतीजा क्या होता है? यह अमल इब्तिदाई तौर पे उसे फ़ायदा देने वाला महसूस होता है, मगर जल्द ही वो खुद को ऐसे हालात में फंसते हुए देखता है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन मालूम होता है, और वो उस दलदल में फंसता चला जाता है और ये अमलियात उनको कहीं का नहीं छोड़ते। आज की कहानी हमारी एक बहन की है जो ऐसे ही एक औरत के पास फंस गई थी, जो अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए उन्हें इस्तेमाल करती थी। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनना, पर अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कहानी अकेले में मत सुनना और कोशिश करना कि किसी ऐसी जगह चले जाओ जहां कोई हो ताकि डर न लगे। चलो शुरू करते हैं। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। हम 4 बहनें हैं और मैं उनमें सबसे बड़ी हूँ। अब्बू का इंतकाल तब हो गया था जब मैं 6 साल की थी। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी मुश्किल वक्त देखा। अम्मी ने ट्यूशन्स पढ़ाकर और कई छोटी छोटी कंपनीज में काम करके हमें पाला है और पढ़ाया है। मैंने अपना मास्टर्स सिंध यूनिवर्सिटी से किया और मेरी हमेशा से ही ये ख्वाहिश थी जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ तो अम्मी का सहारा बनूं। छोटी बहनों को भी पढ़ाना था, इसीलिए पढ़ाई के बाद मैं जॉब्स ढूंढने लगी और मुझे कराची में एक कंपनी में जॉब मिली। मैं बहुत खुश थी, पर अम्मी इस बात पे राज़ी नहीं थी कि मैं कराची जाकर जॉब करूं। अकेली लड़की को किसी और शहर भेजना उनके लिए आसान नहीं था, पर मैंने अम्मी को मना लिया और मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ कराची आ गई। उसकी भी जॉब कराची में एक रेस्टोरेंट में लगी थी एज अ मैनेजर। हम दोनों शुरू में गुलशन में एक फ्लैट में कुछ लड़कियों के साथ रहे। मेरा ऑफिस क्लिफ्टन में था, तो मुझे ऑफिस बहुत दूर पड़ता था और कराची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं था, तो आने जाने में मैं बहुत थक जाती थी। पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी, तो मेरी दोस्त ने अपनी रेस्टोरेंट में भी मुझे कुछ शिफ्ट दिलवा दी थी, तो कुछ दिन मुझे ऑफिस के बाद वहाँ भी जाना होता था। अब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने ऑफिस के आसपास ही घर ढूंढना शुरू किया। जगह तलाश करते हुए मुझे चंद हफ्ते ही हुए थे कि मैंने न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देखा कि एक कमरा किराए के लिए मिल रहा है। इसका रेंट भी बहुत अफोर्डेबल था और मेरे ऑफिस से भी ज़्यादा दूर नहीं था, और उनको किराए पे एक लड़की ही चाहिए थी। मैंने इश्तिहार पे दिए गए नंबर पे फ़ोन किया तो एक औरत ने फ़ोन उठाया। उसका लहजा फ़ोन पे काफ़ी दोस्ताना था और उसने काफ़ी अच्छे तरीके से बात की। उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है और मैं प्रॉपर्टी को आके देख लूँ। मैं अगले रोज़ उसके घर पहुँच गई। ये DHA के एक फेज़ में था। बहुत बड़ा डबल स्टोरी घर था, 1000 गज पे होगा। उसे देख के ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कमरा भी काफ़ी बड़ा होगा। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से मुस्कुराते हुए एक दरमियानी उम्र की आंटी निकली। 45-50 साल की उम्र होगी। काले स्याह बाल और लाल लिपस्टिक, छोटी हाइट थी और भारी जिस्म, पर बहुत मॉडर्न लुक था। उन्होंने मुझे खुशामदीद किया और उनकी आवाज़ काफ़ी पतली बच्चों जैसी थी। आंटी से मेरी फ़ोन पे बहुत अच्छी बात हुई थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरी यहाँ बात बन जाएगी। आंटी ने मुझसे हाथ मिलाया तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। पता नहीं, बस बहुत अजीब सा एहसास हुआ। वो मुझे अंदर लाउंज में लेकर गईं और मेरे सामने बैठ गईं। उस वक्त मेरी आंटी की आंखों पे नज़र पड़ी। मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उनकी आंखें कैसी थीं, बस कुछ अजीब था, कुछ ऑफ था। उन्होंने मुझसे कहा कि उनको मुझसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं भी मुस्कुराई और जवाब दिया कि मुझे भी खुशी हुई, और वो मुझे घर दिखाने लगी। घर पुराना बना था पर बहुत खूबसूरत था। बड़ा लिविंग रूम था और बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट हुआ था। बेहतरीन फर्नीचर और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। साफ जाहिर था कि ये बड़े लोग हैं और बहुत पैसे वाले हैं।
अल्ट्रा मॉडर्न किचन और बहुत सफाई थी। मुझे घर को देखते ही यहाँ रहने का दिल चाहने लगा। घर के बाहर से स्टेयर्स ऊपर वाले एरिया में जाती थीं। आंटी मुझे वहाँ लेकर गईं और ऊपर ही वो कमरा था जो उन्होंने किराए पे देना था। ऊपर 4 कमरे थे और उन्होंने बताया कि उन्हें चारों कमरों को किराए पे देना है। ऊपर एक बड़ा लाउंज भी था जहाँ पे पूल टेबल रखी थी, पर ऊपर वाले फ्लोर पे रोशनी कम थी और एक स्मेल थी जैसे काफ़ी अरसे वहाँ की सफाई नहीं हुई हो, डस्टिंग नहीं हुई हो। मैंने कमरा देखा तो वो साफ था, बस थोड़ी डस्टिंग की ज़रूरत थी, मगर ज़रूरत का सारा सामान था और बहुत खुला और बड़ा था और मुकम्मल सजा हुआ था। आंटी मेरे साथ बहुत अच्छी थी और बहुत एक्साइटमेंट के साथ घर दिखाती रहीं, मगर पूरे घर में उन्होंने 2 रूम्स नहीं दिखाए थे। एक उनका रूम जिसका समझ आता है और एक और रूम जिसे उन्होंने स्टोर रूम कहा था और कहा था कि हम यहाँ नहीं आते और ये बंद रहता है। उस रूम में ताला लगा था। आंटी ने बताया कि उनके बच्चे बाहर सेटल हैं और उनके हस्बैंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तभी वो यहाँ रहती हैं। मुझे घर और कमरा बहुत पसंद आया और इसीलिए अगले रोज़ मैं वहाँ दोबारा गई। सारा पेपर वर्क किया, 6 महीने का एडवांस जमा करवाया और कुछ दिन बाद वहाँ मूव हो गई। यहाँ मूव होने के बाद मुझे बहुत आसानी हो गई थी। सुबह की जॉब भी ज़्यादा दूर नहीं थी और फिर वापस आकर थोड़ा रिलैक्स करके मैं रेस्टोरेंट चली जाती। आंटी से भी मुलाकात बहुत कम होती क्योंकि वो दिन भर कहीं काम करती थी जिसका उन्होंने मुझे नहीं बताया था, और शायद रात में जब मैं वापस आती थी तो वो सो गई होती थी। एक ड्राइवर था जो मुझे सुबह ही नज़र आता था, चौकीदार भी था जो कि रात में चला जाता था, और काम वाली तो शायद दिन में ही आती होगी, उसे मैंने कभी नहीं देखा था। आंटी के हस्बैंड से भी बस सुबह कभी कभार ही मेरी सलाम दुआ होती जब मैं जॉब के लिए निकलती, और वीकेंड्स पे वो अक्सर घर पे नहीं होते। उनकी गाड़ी मुझे रात में ही नज़र आती। मेरा खाना पीना भी बाहर ही होता था क्योंकि घर में कुछ बनाने का वक्त ही नहीं मिलता, पर बाहर का खा खा कर मैं थक चुकी थी। तो एक रात जब मेरा रेस्टोरेंट से ऑफ था, मैंने सोचा कि अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। मुझे इजाज़त थी। उस रात अंकल आंटी दोनों घर पे नहीं थे, पूरा घर खाली था और मैंने अपने लिए उस रोज़ खुल के खाना बनाया। अम्मी ने हमेशा से ही सफाई सुथराई सिखाई थी कि खाना जैसे ही बनाओ सफाई कर दिया करो। मैंने उस रोज़ भी ऐसा ही किया था। खाना बन चुका था और मैंने पतीले को धोने के लिए सिंक में डाला कि मुझे आंटी की चाबियों की आवाज़ आई। वो किचन में आई और मैंने उन्हें देखा और मुस्कुरा के सलाम किया। मेरी मुस्कुराहट एकदम ख़त्म हो गई जब मैंने उनके चेहरे के तासुरात देखे। वो बहुत गुस्से में थीं और चिल्लाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो? उनका चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। मैं एकदम शॉक में आ गई और मेरा जिस्म एक लम्हे के लिए जम गया और मैंने घबरा के हल्की हल्की आवाज़ में जवाब दिया कि मैं बस रात का खाना पका रही थी। मैंने उनको आराम से खाना भी ऑफ़र किया, पर वो चिल्लाती गईं कि तुमने मेरा किचन बर्बाद कर दिया। मैंने जो खाना बनाया था वो बहुत सादा था और मैं जैसे ही पकाती गई सफाई भी करती गई। सिर्फ एक पतीला गंदा था जो कि सिंक में डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ भीगा हुआ था। मैंने उन्हें वजाहत करने की कोशिश की कि मैं इसको भी साफ़ ही कर रही थी, तभी ये सिंक में डिश वॉशिंग लगे हुए है, मगर उन्होंने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया और चीज़ों को ठोकर मारते हुए अपने बेडरूम में चली गईं और अपने बेडरूम का दरवाजे को ज़ोर से बंद कर दिया। मैंने जल्दी से सब कुछ साफ़ किया और यकीनी बनाया कि जगह बिल्कुल साफ़ हो। फिर मैं अपनी प्लेट अपने बेडरूम में ऊपर लेकर चली गई और वहाँ खाना खाया। उसके बाद हालात और बुरे होने लगे। आंटी मेरे साथ अब बिल्कुल फ्रेंडली नहीं रही और मैं उनके इस रवैये से बहुत शॉक्ड थी। शायद उनको कोई जहनी मसला था क्योंकि वो एकदम हाइपर हो जाती और एकदम बहुत अच्छी हो जाती, पर मुझसे चिड़ी हुई ज़्यादा रहती। लगता था कि वो मुझे हकीर समझती हैं। मैं बस उन्हें अवॉइड करती और उनके रवैये की वजह से वहाँ से मूव होने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो जॉब्स की वजह से आसानी थी और मैं उन्हें 6 महीने का एडवांस किराया भी दे चुकी थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मुझे ये पता लग गया कि उन्हें और लोग किराए पे नहीं चाहिए, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि ऊपर के बाकी रूम्स भी किराए पे दूंगी। मैंने उनको कई बार ये कहते सुना कि एक ही कमबख्त काफ़ी है
अब मैंने अपना घर किराए पे नहीं देना। मैं भी अपने काम से काम रखती और जिस रोज़ मेरा ऑफ होता तो मैं अपनी दोस्त के पास चली जाती और किचन बिल्कुल यूज़ नहीं करती। अगर आंटी घर पे होती और मुझे किसी काम से अपने कमरे से बाहर आना पड़ता तो मैं इग्नोर करके चली जाती। पर बाहर खा खा कर अब मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मैं मुसलसल थकी हुई रहती, मुझे चिड़चिड़ाहट रहती, कमज़ोर फील करती, बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी, बदहाल हो गई थी। अब मेरे साथ अजीब सी चीज़ें होने लगीं। मेरी चीज़ें गुम हो जाती और फिर वापस आ जाती। शुरू में तो मैं समझी कि शायद मैं ही कहीं रख के भूल जाती हूँ और मुझे भूलने की आदत भी थी। पर एक रोज़ ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुझे बहुत बेचैन कर दिया। मैं अपने काम के जूते एक मखसूस जगह पे रखती थी, अपने कमरे के बाहर। मुझे अचानक एक दिन संडे को रेस्टोरेंट पे से शिफ्ट की कॉल आई और मैं तैयार होकर रूम से बाहर गई। मैं अपने जूते लेने गई तो वो वहाँ नहीं थे। अब ये कोई चीज़ नहीं थी जो मैं भूल सकती थी। मैं हमेशा अपने जूते इसी मखसूस जगह पे रखती थी क्योंकि आंटी को कमरे के अंदर कारपेट की वजह से जूते पसंद नहीं थे। मैंने नीचे जाके भी चेक किया तो वो वहाँ भी नहीं थे। मैंने हर जगह तलाश किया पर वो कहीं नहीं मिले। मैं वापस ऊपर गई कि दूसरे जूते पहन लूँ तो मैं देखती हूँ कि वहीं उसी मखसूस जगह पे जहाँ मैं जूते रखती थी मेरे जूते वहीं थे। मेरा दिल सीने से बाहर निकल गया। मैं जानती थी कि कभी कभार चीज़ें रखकर भूल जाती हूँ मैं, मगर यकीनन थोड़ी देर पहले जूते वहाँ नहीं थे। मैं नीचे डरते डरते आंटी के कमरे के बाहर पहुँची और दरवाज़ा खटखटाया पर वो घर पे नहीं थी। यानी घर में मैं अकेली थी तो जूते किसने लिए थे? उस वक्त एक ख्याल मेरे जहन में आया कि क्या मेरे अलावा भी घर में कोई है। डर के मैं वापस ऊपर गई, अपनी चाबियां उठाईं और घर से बाहर चली गई। मैंने आंटी को बताने के बारे में सोचा, मगर उनको ये बताना कि उनके घर में किसी चीज़ ने मुझे बॉदर किया है अपने ऊपर और मुसीबत को दावत देना था। इसीलिए मैंने उनको कुछ नहीं बताया। काम के बाद मैं जब घर आई तो आंटी खाना खा रही थी और किचन में एक गंदगी फैली हुई थी। मुझ पे तो सफाई करने के बावजूद उन्होंने बहुत शोर किया था। मैंने उनसे नज़रें चुराईं और जितनी खामोशी मुमकिन हो सकती थी उससे चुपचाप ऊपर चली गई। मैं अपना खाना बाहर से ही लाई थी। मैंने अपने कमरे की लाइट्स ऑन की तो मुझे एकदम एहसास हुआ कि मेरे कमरे के कोने में कोई काला साया दिखा है। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं और मैंने फिर से उसी कोने पे नज़र डाली पर कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने सोचा कि इस जगह का स्ट्रेस मुझे पागल कर रहा है कि अब मुझे चीज़ें नज़र आने लगी हैं। मैंने इग्नोर करके टीवी ऑन किया और खाना खाना शुरू किया। मैं खाना खाने में मसरूफ़ थी तो मुझे उसी कोने से फिर हरकत महसूस हुई, पर हर बार जब मैं वहाँ नज़र डालती तो कुछ नहीं मिलता। अब ये साया मुझे रेगुलरली अपनी नज़र के कोने से बार बार नज़र आने लगा, पर जब मैं देखती वहाँ कोई नहीं होता। मैंने इसके बारे में ऑफिस में अपनी एक कोलीग से भी डिस्कस किया तो उसने मुझे मंजिल ला कर दी कि इसे पढ़ लिया करो। पर कुछ अरसे बाद मुझे अजीब से ख्वाब आना शुरू हुए। मैं बिल्कुल नॉर्मल ख्वाब देख रही होती कि अचानक कोई बग़ैर चेहरे का आदमी मेरा गला दबाने लगता। मैं इससे लड़ने की कोशिश करती और हर बार अपनी चीख से बेदार होती। मैं पसीने पसीने और तेज़ धड़कनों के साथ जागती। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरा गला ख़राब हुआ होता, जैसे मैं बहुत ज़ोर से चीखी हूँ, पर मुझे कंफर्म नहीं होता कि मैं वाकई चीखी थी या नहीं। मैं ये सोचती कि अगर मैं चीख रही होती तो आंटी नीचे से आ जाती, तभी इसका इम्कान कम ही था। अब इन ख्वाबों का सिलसिला बढ़ने लगा और अब हर 1-2 दिन में मुझे ये ख्वाब आने लगे। मैं मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली टूटती जा रही थी। मुझे यहाँ रहते हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। मैंने एक रोज़ हिम्मत करके आंटी से कहा कि अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो वो मुझे मेरा डिपॉज़िट वापस कर देंगी। तो उन्होंने धमकी आमेज़ अंदाज में मना किया और कहा कि अगर जाना चाहती हो तो जाओ, मगर ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद तुम्हें कराची में कोई जगह ना मिले। अब इस बात के बाद वो मुझे मेंटली और इमोशनली अब्यूज़ करने लगी। जो लोग मेंटल और इमोशनल अब्यूज़ से गुज़र चुके हैं उनको पता होगा कि इससे निकलना कितना मुश्किल होता है।
वो मुझे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैनिपुलेट करती। मेरे रूम में बग़ैर नॉक किए आ जाती। मैं घर से बाहर निकलती तो मेरे पीछे पीछे आती जब तक कि मैं चली नहीं जाती। मैं वापस आती तो मुझे महसूस होता कि कोई मेरे कमरे में आया है और मेरे सामान के साथ छेड़खानी की है, और बातें निकालती कि फ़लाँ लड़की कहीं पे रहती थी और घर छोड़ के चली गई और अब वो रोड पे दर बदर की ठोकरें खा रही है। वो लिटरली मुझे यकीन दिला रही थी कि अगर मैं इस घर से गई तो मुझे कहीं और जगह नहीं मिलेगी और मैं दर बदर की ठोकरें खाऊंगी और कोई मेरी मदद भी नहीं करेगा। मैं ये बातें अपनी कोलीग से डिस्कस करती तो वो यही कहती कि पैसों को जाने दो, वहाँ से निकल जाओ। पर वो अम्मी की सेविंग्स थी, तभी मैं मजबूर थी। पर एक रात मेरे साथ बहुत खौफनाक वाक़या हुआ। उस रात मैंने अपना खाना खाया और खाने के बाद अपने बिस्तर पे बैठी हुई अपने लैपटॉप पे मज़ाहिया वीडियोस देख रही थी कि अचानक मेरी सांस रुकने लगी। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आया है और मेरे सीने को ज़ोर से दबा रहा है और मुझे अपने सीने में दबाव महसूस होने लगा। मैंने अपना हाथ अपने गले की तरफ ले जाने की कोशिश की, मगर मैं अपने बाजुओं को नहीं हिला सकी, जैसे मेरे हाथ पैरालाइज हो गए हों। उस वक्त मैंने एक कोने पे एक शख्स को देखा। इसका चेहरा एक चादर से ढका हुआ था, पर उसने अपना सर इतना उठाया कि मैं उसके चेहरे को देख पा रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बहुत सूजी हुई थीं, जैसे उबल कर बाहर की तरफ निकल रही हों। इसके अलावा उसके चेहरे पे और कोई वाज़े फीचर्स नहीं थे, सिवाय आंखों के और बड़े दांतों वाली मुस्कुराहट के। उसके दांत गैर हमवार और गंदे सड़े हुए थे और उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे की हद से बाहर जा रही थी। मेरा दिल रुक गया और जैसे ही मैंने उस शख्स को पूरी तरह देखा वो गायब हो गया। मुझे आखिरकार समझ आया कि ये क्या हो रहा है। फिर मेरा सीना जो किसी ने जकड़ा हुआ था उसने छोड़ दिया और मुझे सांस आने लगी। मैं लड़खड़ाती हुई उठी और ड्रॉर से मंजिल निकाल कर पढ़ी। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी तो मैंने मंजिल अपने सीने से लगाई और सो गई। सुबह मैंने अपनी कॉलीग को बताया कि उस घर में शायद आसेब हैं, तो उसने कहा कि तुम अपने डिपॉजिट को छोड़ दो, बॉस से बात करो, वो बहुत सपोर्टिव हैं। मैं उसके साथ बॉस के पास पहुंची और उनके कान में बात डाल दी। मैंने अपनी उस दोस्त से बात की जो मेरे साथ हैदराबाद से आई थी कि मुझे वक्ती तौर पर अपने साथ रख लो, पर उसके फ्लैट में जगह नहीं थी और उसके साथ जो लड़कियां थीं वो राज़ी भी नहीं थीं। बहुत कंजस्टेड हो जाता। मैं जगह ढूंढती रही और हर रात मंजिल पढ़कर और उसे सीने से लगाकर सो जाती, और मंजिल पढ़ने के बाद मेरे साथ कोई वाक़या नहीं होता, कोई ख्वाब नहीं आता। पर एक रात मैं रेस्टोरेंट से काम ख़त्म करके रात 1 बजे घर पहुंची थी और थकन की वजह से बग़ैर मंजिल पढ़े फ़ौरन सो गई। मगर कुछ ही घंटों बाद मुझे सीने पे दबाव महसूस हुआ और गला घुटने का एहसास हुआ। नींद में मुझे महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कोई भारी चीज़ आ गई हो। इस बार इसमें कुछ मुख्तलिफ लगा और इस बार ये ज़्यादा हकीकत भी लगा। मेरे ख्वाब में वो शख्स मुझ पे हमला करता है और मेरे गले को पकड़ लेता है। इससे पहले हमला करते वक्त मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर अब मुझे उसका चेहरा देखने को मिला। मैं उसके सड़े हुए दांतों पे क्रैक्स देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नसें वाज़ेह नज़र आ रही थीं और मैं उसकी सांसों की बू सूंघ सकती थी। मैं चीखना चाहती थी पर मेरे हलक से चीख निकल ही नहीं रही थी। फिर वो हुआ जो बहुत अजीब और खौफनाक था। मुझे महसूस हुआ जैसे वो मेरा रेप कर रहा है। ये एहसास होते ही मैं लड़ने लगी, बहुत ताकत लगाने लगी। मैंने इसकी गिरफ्त से बचने की डेस्परेटली कोशिश की कि अब उसने मेरे गले को पकड़कर मुझे पीछे दीवार पर खींच कर फेंका। मैं अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ी और अब फाइनली मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने पसीने थी और मेरी सांस बुरी तरह फूल गई थी। मैं ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने रोते हुए घड़ी को देखा तो रात के 3 बज रहे थे। जैसे ही मैंने घड़ी पे देखा तो मेरी सांसें जम गईं। इसलिए नहीं कि रात के 3 बज रहे थे, बल्कि इसलिए कि मैं अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैं उसी दीवार के साथ टेक लगाई बैठी थी जहां उसने मुझे फेंका था। मैं वहां से उठी और बाथरूम की तरफ भागी। मुझे वॉमिट आ रही थी पर नहीं आई
तो मैंने अपने चेहरे पे पानी मारा। मैंने आईने में देखा तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी चीख को रोका। मेरी गर्दन पे नीले निशानात थे और गर्दन छिली हुई थी, जैसे मेरा गला दबाया गया हो। बगैर सोचे समझे मैंने अपनी कॉलीग को रात 3 बजे कॉल की। उसने काफ़ी देर बाद फ़ोन उठाया तो मैंने रोते हुए उसे सब बताया। उसने कहा कि वो अपने हस्बैंड के साथ मुझे लेने आ रही है। मैंने फ़ोन रखा और नीचे आंटी के पास गई कि उनको बताऊं कि उनके घर में मेरे साथ क्या हुआ है। उस वक्त मुझे बिल्कुल डर नहीं था कि वो चीखेंगी या चिल्लाएंगी। मैंने सोच लिया था कि उसी वक्त वहाँ से चली जाऊंगी। मैं अपना सामान पैक करके उनके बेडरूम में गई तो उसका दरवाज़ा खुला था और अंधेरा था, पर वो वहाँ नहीं थी और घर में अजीब सी हल्की हल्की आवाज़ें गूंज रही थीं। मैंने उन्हें पूरे घर में ढूंढा पर वो नहीं मिली। मैंने महसूस किया कि आवाज़ें उसी स्टोर रूम से आ रही हैं जो लॉक होता था, इसीलिए मैं उस तरफ गई कि शायद आंटी वहाँ हों। स्टोर रूम पे ताला नहीं था तो मैंने उसका दरवाज़ा खोला और अंदर झांका तो वो स्टोर रूम नहीं था बल्कि एक कमरा था जिसमें मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां जल रही थीं। फ्लोर पे कांच ही कांच टूटे हुए फैले थे। उस कमरे के कोने में मुझे काली चादर में एक औरत नजर आई जो कुछ पढ़ रही थी, जिसकी आवाज़ बाहर आ रही थी। मुझे लगा आंटी हैं तो मैंने आवाज़ लगाई, आंटी। तो वो जो भी पढ़ रही थी उन्होंने उसको रोक दिया और चुप हो गई। मैं भी खामोश देखने लगी। फिर आंटी उठी और मेरी तरफ पलटी। उनका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, कोई तासुरात नहीं थे और मेरी नज़र उनकी आंखों पे पड़ी तो मैं डर गई। उनकी आंखें ऑफ नहीं थीं जैसे हमेशा होती थीं, बल्कि मुझे उनकी आंखें उसी मखलूक की तरह बड़ी बड़ी बाहर उबल के गिरने वाली लगीं। मुझे खौफ आया और मैं वहाँ से भागकर घर से बाहर चली गई। मुझे समझ आ गया कि आंटी गंदे अमलियात में मुलविस हैं और शायद उन्होंने ही मुझ पे उस मखलूक को मुसल्लत किया हो। मैं बाहर आई तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अपनी कॉलीग का वेट करूं या यहाँ वहाँ निकल जाऊं। अगर यहाँ से चली गई तो मेरी कॉलीग और उसका हस्बैंड मुझे कहाँ ढूंढेंगे, और अगर यहीं वेट किया तो कहीं आंटी बाहर ना आ जाए। अजीब कन्फ्यूजन में फंसी हुई थी। DHA का सन्नाटा अलग, दूर दूर तक कोई नहीं। फिर ख्याल आया कि 15 को कॉल करूं, तो मैंने 15 पे कॉल की और उन्हें बताया कि मैं ख़तरे में हूं और आगे कुछ घरों के पास चुपके से जाके खड़ी हो गई। थोड़ी देर में मेरी कॉलीग अपने हस्बैंड के साथ आ गई और थोड़े इंतज़ार के बाद पुलिस भी आ गई। मैंने उन्हें सब बताया तो उन्होंने घर पे छापा मारा और आंटी को अमल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मैं उस रात अपनी कॉलीग के घर रही और अगले रोज़ वापस हैदराबाद चली गई। मेरे बॉस काफ़ी सपोर्टिव थे और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और कहा जब भी कराची वापस आओ तो ज्वाइनिंग दे देना। पता चला था कि जब पुलिस आंटी के घर गई थी तो वो अमलियात में मसरूफ़ थीं और उनके आसपास इंसानी गंदगी थी जिसे वो खा रही थीं। उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी तो वो होश में भी नहीं थी। उनका उसके बाद क्या हुआ ना मैंने जानने की कोशिश की, ना ही मुझे पता है। अपना स्टेटमेंट मैं दे चुकी थी। हैदराबाद में मेरे खालू ने ये बातें एक मौलवी साहब को बताई थी जो जादू का तोड़ करते थे। तो उन्होंने बताया था कि जो लोग काले अमलियात करते हैं उन्हें उन शैतानों को कोई ना कोई काम देना पड़ता है, वरना उनकी ताकत ख़त्म होने लगती है और वो चीज़ें उनको नुकसान पहुंचाने लगती हैं। तभी उस औरत ने आपकी भांजी पे अपने मुवक्किल मुसल्लत कर दिए थे और वो अच्छे तो होते नहीं। तभी उस रात वो आपकी बच्ची पे हमला आवर थे। उन्होंने तावीज़ दिए और कुछ पढ़ने को बताया जो मैं आज तक पहनती और पढ़ती हूँ। इस वाक़ये को 12 साल हो गए हैं। अब मैं कराची में ही हूँ, शादीशुदा हूँ और उसी कंपनी में जॉब करती हूँ जहाँ मैं करती थी। ये थी आज की कहानी। कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि अगली स्टोरीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलता हूँ अगली स्टोरी में। जब तक के लिए टेक केयर।